पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म जिस कौम में होती है वही कौम आगे बढ़ जाती है। जिस बच्चे में पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म का ख्वाब हो वो बच्चा आगे बढ़ता है, उसको दुनिया में कोई नहीं रुका सकता है। उसकी तरक्की, उसको क्या बनना है वो बन सकता है, क्योंकि आपको अपने मुल्क से प्यार हो, आपको अपने घर से प्यार हो, आपको अपने वालिदैन से प्यार हो। क्योंकि अपने मजहब में भी बोलते हैं कि पैट्रियटिज्म, जो पैट्रियटिक नहीं हो, जिसको हुब्बुल वतनी ना हो, वो उसको गैर जिम्मेदार कहते हो रहा है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। 1982 में यहाँ के हाई स्कूल से एक शानदार सपूत रामहाल का मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन लिया, जनाब अब्दुल गनी मेयर साहब, मुबारक हो। मैं खुदकुशी का रहने वाला, आप समझो 40 साल पहले रास्ते कैसे होते। यूनिफॉर्म में देखकर आपको बहुत खुशी होती, लेकिन हमें नहीं होती थी। आपके माँ बाप कैसे आपके यूनिफॉर्म का इंतजाम करते होंगे वो वही जानते हैं। कोई कारपेंटर होगा, कोई मजदूरी करता होगा, कोई खेत में काम करता होगा, कोई बाहर जाता होगा। किस तरीके से वो रोज आपके लिए ये पैसा जमा करके आपको स्कूल में छोड़कर पढ़ाई के लिए आपको छोड़ देते हैं कुछ हासिल करने के लिए। याद करो जब मीर साहब ने उस वक्त एक मिशन फिर हायर सेकेंडरी में, जो कि मैं गुशी में पैदा हुआ हूँ और हाई स्कूल कारियामा से मैंने मैट्रिक किया है, तो हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में हम मिले। एक ही बात करते थे, कैसे अपनी कौम को बेदार करें, क्या है हमारा मिशन। दूसरे लड़के स्ट्राइक्स में हिस्सा लेते थे, हड़तालों में हिस्सा लेते थे, हम गुफ्तगू में मशगूल हुआ करते थे। मेरी 25th पोजीशन थी मैट्रिक में, J&K स्कूल, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में, मुझे वो दिन भी याद है। उसके और 2-3 साथी, एक तो प्रिंसिपल हैं कुतुबिलाल, दूसरा बशीर साहब रिटायर हो गए शायद, वो भी प्रिंसिपल, दूसरे मरहूम खुर्शीद साहब। जब हम पिकनिक के लिए गए, आप पिकनिक को जाते होंगे, उन्होंने मेरा खाना साथ लाया था, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मीर साहब की फैमिली का, हाजी साहब का मरहूम, उन्होंने पिकनिक में हम गए थे निशात और वहां हारवन, खाना उन्होंने मेरे लिए लाया था। मेरे कुछ ऐसे हालात थे जो बाद में बयान करते हैं, कभी देखोगे यूट्यूब में देखो, बहुत सारे हमने दे दिए हैं पॉडकास्ट इसके बारे में। जिंदगी में मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। बच्चों, पढ़ाई बहुत जरूरी है। यह आपका वक्त है, वक्त बदल गया है। मीर साहब ने आईपीएस करके, पहला आईपीएस है, उसने हमारी स्टेट का नाम रोशन कर दिया। फिर उसने एक सोसाइटी कर ली ऐसी कायम जिससे हर कोई यहां स्टिमुलेट हुआ, मोटिवेट हुआ। अब उन्हीं के घर से 2 केएस अफसर, कुपवारा से टॉपर्स ऑफ आईएएस, आईपीएस, हमें क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह उन्हें बता दिया कि जो उनके कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द सोसाइटी, मैं उनको आज खराज अकीदत पेश करने आ रहा हूं यहां पर। और आप लोगों को, तो मेरी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गई ओपन मेरिट में, 17 सीरियल। आप भी मेहनत कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। पता नहीं था कि मेडिकल कॉलेज कहां पर है, पहली बार श्रीनगर गया था, तो किन हालात में पढ़ाई की होगी। फीस नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं थी। शुक्रगुजार हूं उन उस्तादिजा का जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की वक्त वक्त पर। कुछ मरहूम गुजर गए हैं, यहां से भी हैं, कुछ अभी जिंदा हैं, शुलरा का स्कूल चला रहे हैं। अब्दुल गनी साहब, आज साहब गुजर गए हैं, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करें। लेकिन वक्त वक्त पर जिन उस्तादिजा ने मेरी मदद की, उनको याद करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन भूल नहीं गया कि मैंने जब मेडिकल कॉलेज, उसके बाद एमडी, उसके बाद सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में 3 इयर्स इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मैं ही एक था जो असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए एलिजिबल था। लेकिन हिम्मत नहीं हारना।
बच्चों, जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आप कुछ भी हिस्सा हासिल कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर बनने का ख्याल आपकी उम्र के, ये छोटे बच्चे हैं ना, ये आपकी उम्र में मैंने सोचा था, शायद मैं 7 या 8 साल का था। तो डॉक्टर कैसे बना, किसी से पूछा, वालिद साहब ने कहानी बताई थी, पढ़ाई से। तो पढ़ाई के बगैर मुझे कुछ नहीं आता था, एमडी करने तक सिर्फ पढ़ाई, कि मुझे पता था कि पढ़ाई से ही ये चीजें मिलती हैं, और वो हासिल भी हुआ। मैं बैरून मुल्क चला गया 10 साल, लेकिन मेरे दिल में ये तड़प रही कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके हमने ख्वाब देखे थे हमें सोसाइटी को वापस दे दो कुछ, कुपवारा, गरीब लोग पहाड़ों पर, दूर दराज, कितने धक्के खाते, वो मैं ही देखा उन 10 साल या 15 साल या 20 साल जब मैं श्रीनगर सोरा में था या मेडिकल कॉलेज में एज कंसल्टेंट था। हमारे लोगों को कितने धक्के खाने पड़ते थे, यहाँ से जो रेफर करते, पहले करालपुरा, फिर कुपवारा, 4-5 दिन हमें वहां लाश पहुंचती थी, या वो रास्ते में मर जाते थे या वहां पहुंचकर, और हमारे लोग इनोसेंट, पता नहीं था कि रास्ता कहां पर, कहां से चले जाए। तो हमने सोचा क्यों न मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, इस जिसके लिए रेफर किया जाता है इन कुपवारा के लोगों को या किसी भी पेरिफेरल एरिया के लोगों को, चाहे वो काजीकुंड का हो, चाहे पीर पंचाल का हो, मैं क्यों न डिसेंट्रलाइज करूं, टर्शियरी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द नेम ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, हमने एक 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल सेटअप किया। वहां पर आपको हर कोई फैसिलिटी है, चाहे यूरोलॉजी की हो, चाहे हेमोडायलिसिस की हो, चाहे एडवांस सर्जरी की हो, चाहे गायनी ऑब्स्टेट्रिक की हो, पीडियाट्रिक हो, नेकू भी एस्टेब्लिश हुआ, ऑर्थोपेडिक्स भी। इन ट्रू सेंस आपका अस्पताल पहला यूटी बेस्ड फुली एक्रेडिटेड रूरल हॉस्पिटल है। वो क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, NABH क्या होता है, जिस तरह आप कहीं से कोई चीज खरीदते हैं, जैकेट खरीदते हैं, आप देखते हैं ये पोलो की टी-शर्ट है, आप क्वालिटी की तरफ जाते हैं। अगर आप जूता खरीदते हैं, आप बाटा की तरफ जाते हैं, वुडलैंड की तरफ जाते हैं। इस तरह से बाय द नेम ऑफ द क्वालिटी उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। पेशेंट केयर में ये चीजें अहम है, एक तो पेशेंट का सेफ आउटकम, और दूसरा ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, तीसरा टाइमली डायग्नोस होना चाहिए, चौथा इफेक्टिव होना चाहिए, पांचवा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए। साइंस बढ़ गया, उस वक्त का जमाना बच्चों गया, बुजुर्गों को जमाना गया, जब हम कोई बोलता था कि आपका ये इलाज अब यहीं पर खत्म होता है, आपका हक बनता है, जिसको डॉक्टर में सेकंड ओपिनियन कहते हैं। जब आपको कोई टेस्ट बताता है, टेस्ट वाला, कि आपको टाइफाइड है, और वो इंजेक्शन देते हैं ऐसे ही 5 दिन 6 दिन, लेकिन हर एक को टाइफाइड नहीं है। पिछले 35 साल से हमने बहुत तब्दीलियां देखी हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ आपकी टाइफाइड की, बहुत कॉमन मुझे टाइफाइड है, बहुत सारी वजह, किसी को एंजाइटी, किसी को और कोई तकलीफ, किसी को छाती खराब होके भी, किसी को पेशाब में इंफेक्शन, लेकिन ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो टाइफाइड का स्टिग्मा यानी कि उसी पर हम डिपेंड है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि आपको मुश्किल तकलीफ है, सेकंड ओपिनियन यानी कि आप उससे बड़े डॉक्टर से मशवरा लें, आपका हक बनता है। इसके अलावा क्योंकि मैं बच्चे धूप में हैं, और एक बात कहना चाहता हूँ क्वालिटी के बारे में। मैंने ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड चैम्बर्स को, यहाँ कॉर्पोरेट्स आए हैं, पैरिस एंड सिग्नस, उनके CEOs भी वहां पर थे। मैंने ऐसे ही वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू डिफरेंट? मैंने कहा जो आपकी सर्जरी को 1 लाख लगता है, हमारे हॉस्पिटल 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, फैसिलिटीज आपसे अच्छी हैं, क्वालिफाइड स्टाफ है, वो सर्जरी हमारे यहाँ 22 से 23 हजार में होती है। इससे बढ़कर सो द क्वालिटी का कंसेप्ट यही है, आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिले, इक्वेटिव हो, गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि हमने गुर्बत देखी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कर्जा लिया होगा, जब हमारे पास आते होंगे ₹1000, किसी से कर्जा लिया होगा दवाई लाने के लिए, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, अगर वो जब डॉक्टर के पास जाता है, वहां पर वो दवाई लिखता है, सोचना चाहिए क्या डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है, पहले वो बंद बोतल लिखता है, जिसको ताकती बोतल बोलते हैं,
लेकिन जिस तकलीफ के लिए वो बच्चा वहां पर लेकर जाता है, बीवी लेकर वहां जाता है, वो दवाई नहीं लेता है, वो दोबारा वो कहाँ ठीक हो जाएगा उस दवाई से? देखो, हर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहता है, इसलिए जिसके पास जाएंगे दवाई वाले को जिसमें फायदा हो वही करेगा, डॉक्टर को उस वक्त जिसमें फायदा होगा वो वही करेगा। लेकिन आपका हक बनता है, क्या इस दवाई से मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा? क्या ये दवाई सही है? क्योंकि इसके बारे में एक और बात मैं बताने जा रहा हूं। तो आपका हक बनता है, तो अगर वो बीमार ठीक नहीं हुआ, उसने 1000 रुपए की 800 रुपए की दवाई ले ली, वो ठीक नहीं हुआ, तीसरे दिन वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, इससे हमारी गुर्बत बढ़ती जा रही है, इससे हमारे लोगों को तक ठेस पहुंचे जाता है। तो उस जो ताकती बोतल वो देता है उसमें कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको अपने खानदान घरों में माँ बाप बड़े जो हैं उनका ख्याल रखना है, उनको बोलना क्या खाना है, हेल्दी फूड्स, कोई जंक वगैरह इस्तेमाल ना करें, जो बाजार में चीजें मिलती हैं वो मत खाओ। और एक अहम चीज कि बच्चे जो इरादे बनते हैं ना, आप मासूम हो, आज जो आप अपने दिमाग को कहोगे वही बन जाओगे। मुझे लगता है यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं में आपकी जिस्म में तब्दीली आती है, हार्मोनल रश, ख्याल रखा करें इसमें। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, कोई नशे की तरफ जाएगा, कोई अपना कैरियर बनाएगा। वही था हमारा टाइम जब हम अपने रास्ते पर चले और हमने अपना कैरियर बनाया। इस वक्त आपने सोचना है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग एब्यूज बहुत बढ़ गया है। इस उम्र में आप एक नरम लकड़ी की तरह होते हैं, आपका दिमाग बहुत मुलायम होता है, कुछ भी कैच कर लेता है और आप उसकी तरफ चलते। आपका फर्ज बनता है दूसरों तक भी बात पहुंचाए कि ड्रग एब्यूज जो मैनेज बन गया है, उनका कैरियर खत्म, उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स खत्म, उनका जिस्म खत्म, जो उनके घर वालों ने ख्वाब देखे होते हैं वो खत्म, वहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए आप बच्चों का, कोई अगर घर में सिगरेट भी पीता हो ना, आपका फर्ज बनता है, देखो बाप से बोलो, अगर बाप भी तो उसको बोलो मत पियो सिगरेट, अगर और कोई दवाई इस्तेमाल करते हो उसको बोलो कि मत पियो। बच्चे, आप चेंज ला सकते हैं। एजुकेशन के बारे में दवाइयों की बात चल रही थी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां मार्केट में होती हैं। एक तो ब्रांड हैं जो रिसर्च करते हैं, उनका एक कीमत होता है। हमें कोई कैंसर का पेशेंट है, उसका कोई इंजेक्शन 1 लाख में मिलता है, क्योंकि उनका वो रिसर्च मॉलिक्यूल होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाकी बैद में बनाती है, जिनको ब्रांडेड जेनरिक कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक कस्टमर के लिए MRP हाई होता है। जेनरिक जो उनकी क्वालिटी हमारे आर्मी फोर्सेस को मिलती है, वो मेडिसिन वो खाते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हमारे गार्ड करते हैं, हमारे बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो खाते हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चीजें हैं। जेनरिक मेडिसिन और एक चीज है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन ये बिजनेस का पैटर्न है कि एक गरीब को हाई रेट पर वही साल्ट मिलता है जो 20 रुपए में मिलना चाहिए, 25 रुपए में मिलना चाहिए। इसलिए आपका हक बनता है कि मुझे सस्ती से सस्ती दवाई चाहिए। इसके अलावा आप बच्चों तक है अपने माहौल को साफ रखना। और एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आ गए। जो पहले जमाने था डॉक्टर और इंजीनियर, सब खत्म। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। 2 साल के बाद सब कुछ मुख्तलिफ होगा। एज रिगार्ड्स आवर एजुकेशनल पॉलिसी, जैसा हमारे पास जो है एजुकेशनल पॉलिसी हमारे स्कूलों में या हमारे मुल्क में, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मेमोराइजेशन है, उसमें वोकेशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जाना। देखो, हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, इसलिए जो भी असातिज़ा यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि एप्टीट्यूड देखें किसको क्या बनना है, बच्चों तक छोड़ें जो वो पसंद करते हैं। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आएगा, जब टेक्नोलॉजी, देखो एस्टोनिया इज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप जिन्होंने फुली डिजिटलाइज और फुली टेक्निकली एडवांस्ड है वो इसमें एजुकेशन में। द बेस्ट एजुकेशनल मॉडल इज बाय द फिनलैंड, जहां उस्ताद की इज्जत की जाती है। जो वो मार्क्स देता है बच्चे को, वही उनके वालिदैन समझते हैं सही है, और वो कभी गलत नहीं होता है। वो एजुकेशन में और ऑक्यूपेशन में हर लिहाज से एडवांस है, क्योंकि वो अपने उस्ताद को इज्जत करते हैं। उस्ताद की असेसमेंट पर फिनलैंड इज द बेस्ट एजुकेशन एज गॉट टू कनाडा तीसरे नंबर पर। हमारे मुल्क में कंपटीशन, बस एग्जाम पर एग्जाम, बच्चों को असेसमेंट ज्यादा, सेहत की तरफ ज्यादा ख्याल, वोकेशनल कोर्सेज की तरफ ज्यादा। टेक्नोलॉजी बदल रही है,
AI का जमाना आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे टीचर तो नहीं बदल सकते हैं बच्चों, लेकिन आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन हो आप उसको पूछकर 1 सेकंड में क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है, सोचना है, एनालाइज करना है। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन आप इस धूप में हैं। हम फ्री मेडिकल हेल्थ केयर कैंप, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, इस स्कूल की इंतजामिया का, आप बच्चों का, यहाँ के लोगों का, और CMO कुपवारा, SSP हंदवारा और बाकी मीडिया जो बगैर किसी गर्ज के ये बातें दूर दूर तक पहुंचाते हैं, इसको कवरेज देते हैं, उनका शुक्रगुजार हो, हर एक का, इंतजामिया का। एक बहुत जो राजपूत राइफल्स आर्मी जो हमारे साथ है, वो हमारे साथ हमेशा शान बशान रहते हैं। वो इतना ही नहीं करते कि हमारी बॉर्डर्स को सेफ रखते हैं, वो आपके साथ आपके तमाम प्रोग्रामों में, आपके घरों की, देखो जब कोई मुल्क महफूज हो तब वो तरक्की कर सकता है, जब उसकी बॉर्डर स्ट्रांग हो तब वो तरक्की कर सकता है। जिस मुल्क की सरहद मजबूत हो, इन्फिल्ट्रेशन ना हो, दवाएं अक्रॉस न चलें, हथियार अक्रॉस न चलें, हमारे नौजवान को गुमराह न करें, वो मुल्क और वो कौम तरक्की कर सकता है। पढ़ाई भी वहीं पर हो सकती है। हमारे जो फौजी जवान हैं, जो हमारी सरहदों का ये है, हमें खुशी है, हम एक्स सर्विसमैन जो वॉरियर्स हैं, जो फौज में रिटायर होके आते हैं, उनके लिए हम एम्पलड हैं। और उसके अलावा जो आयुष्मान भारत है उसके साथ हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे फौजी, उनके लिए हमारी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमेशा दस्तयाब है, कहीं पर भी जहां पर वो ड्यूटी है। हमें कर्नल आशुतोष पांडे, सेकंड राजपूत और उनकी टीम, डॉक्टर सरे और दूसरे जो अफसर मेजर साहिबान यहाँ पर आए हैं, मेजर विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इंतजाम किए हैं, जिस तरह से आपने ताउन किया है, जिस तरीके से आप हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिस तरीके हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं मसल गया, आप वहाँ थे, मैं केरन गया, आप वहाँ थे, मैं पिछले साल SHS का कैंप था, ब्रिगेडियर कुणाल, उन्होंने वहाँ सब कुछ अरेंज किया था। टंगडार गया, आप वहाँ पर भी थे। मैं जहाँ BSF के साथ भी जहाँ जहाँ हमने ऑर्गेनाइज किए, जब आप हैं तो हम हैं, इसलिए हम सबों का फर्ज बनता है इन सबों का शुक्रिया करना। और दोबारा में आप सबको, आप इस धूप में इस वक्त अपने अपने क्लास में चले जाएं। हमारे पास पीडियाट्रिशियन भी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, डेंटल सर्जन भी है, ऑर्थोपेडिशियन भी है, जनरल सर्जन भी है, फिजिशियन भी बहुत सारे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है और फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप, जिनको शुगर की बीमारी है कुछ टेस्ट होंगे, जिनको खून कम है खून का टेस्ट होगा, 3 महीने का शुगर का कंट्रोल कैसा है वो टेस्ट होंगे फ्री, और दवाएं भी फ्री मिलेंगे। हम आप अगेन दोबारा जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये, उनका शुक्रगुजार, स्पेशली द आर्मी यूनिट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हु मेड इट easy and will continue to support us in organizing such camps in the far-flung areas। लेकिन दोबारा खालिद तहसीन तारकपुरा को, जो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी भी है, जिन्होंने हमारा एक ऐसा सपूत पैदा किया जिसने हमारी यूटी का नहीं, हमारी कंट्री का नाम रोशन किया। ही इज नाउ डायरेक्टर जनरल पुलिस। थैंक यू।